तो स्वागत है मार्क एकेडमी में विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन और एंगल्स के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट सभी बोल दिया, एक्सरसाइज सभी बोल दिया, लेकिन नई बुक जो है उसमें बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया है, बहुत कुछ डिलीट कर दिया है। तो इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या है ये डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। पहले कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बच्चों। जैसे लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका एक डेफिनेट लेंथ हो, है ना, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है। जैसे आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और डेफिनेट लेंथ होती है, निश्चित लंबाई होती है। क्योंकि लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, लाइन तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, पर जब लाइन सेगमेंट कह देते हैं तो इसका मतलब वो किसी लाइन का एक पार्ट होता है। रे क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो पर एंड पॉइंट ना हो, उसे रे कहते हैं। अब जैसे पिछले वाले में आपने लाइन सेगमेंट कहा, तो ये लाइन सेगमेंट है ना, इसके दो एंड पॉइंट है और ए बी, और इसको इस तरह से लिखते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट खींच देते हैं, दोनों एंड पॉइंट है इसके ए और बी। और जब रे की बात करते हैं तो ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा पर एंड पॉइंट नहीं होगा, इसको इस तरह दिखाते हैं ए बी। जैसे सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारे लिए एक रे है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो सन है पर वो अनंत तक जा रही है, कहीं तक भी जा रही है। तो जिसका एंड पॉइंट पता नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, वो रे है, उसे रे कहते हैं या किरण कहते हैं। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो। जैसे मान लो ये लाइन है, अब इस पे पॉइंट ए ले लिया आपने, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी है, तो ये कोलिनियर पॉइंट है, इन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। और अगर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, ए बी सी, तो अलग अलग ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी, यहाँ पर भी रख दिया, तो इसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी जो पॉइंट एक लाइन पर नहीं है उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसके बाद एंगल, एंगल क्या होता है, देखो एक रे इधर से निकलती है और एक रे इधर निकलती है, तो दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, तो उनके बीच में एंगल बनता है। इसे स्टार्टिंग रे बोलते हैं, इसे टर्मिनल रे बोलते हैं। इनिशियल रे, टर्मिनल रे, और इसे बोलते हैं वर्टेक्स, जहां से दोनों रे निकल रहे हैं उसे वर्टेक्स। और ये कुल मिला के बन गया एंगल। वर्टेक्स का नाम मान लो ए दे दो, ये ओ ए रे हो गया, ये ओ बी रे हो गया, तो एंगल हो गया ए ओ बी। ए ओ बी एक एंगल हो गया। अब टाइप ऑफ एंगल, एंगल के बहुत सारे टाइप है बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करूं। जैसे टाइप ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल की वैल्यू लेस देन 90 होती है। फिर एक्यूट से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू, चलिए एक्यूट में राइट कर लो क्योंकि राइट 90 का हो जाता है, और राइट एंगल 90 के इक्वल होता है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी पर 180 से, एक मिनट, 180 से छोटी, 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 के इक्वल होती है। फिर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 360 से कम और 180 से ज्यादा होती है। फिर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल की वैल्यू 360 के इक्वल होती है। फिर
सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल का सम जब 90 हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लो एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है तो इनका सम 90 होगा। अब कोई 30 है, कोई 60 है, कोई 40 है, कोई 50 है, कोई 20 है, कोई 70 है, कोई 10 है, कोई 80 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री। फिर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 हो। मान लो एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री तब माने जाएंगे जब इनका सम 180 हो। अब कोई 60 है और 120 है, 110 और 70 है, पर वो सप्लीमेंट्री ही माने जाएंगे। इसके अलावा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जब दो एंगल, जैसे एक एंगल आपने ये खींच दिया ए बी और सी, तो एक एंगल मान लो AOB है और दूसरा एंगल है BOC, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल में दो बातें खास होती हैं, इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ये जो कि यहाँ पे O है इस वाले फिगर में, और एक कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म जैसे OB है, यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स O है। और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड होती है। नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगी वो आइदर साइड होंगी कॉमन आर्म के, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के आइदर साइड का मतलब जैसे ये कॉमन आर्म OB है तो एक उस तरफ हो एक इस तरफ हो, दोनों नॉन कॉमन आर्म एक ही तरफ नहीं हो सकती है। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हो गया। मुझे लगता है सारे एंगल लगभग जो आपके सिलेबस के हैं वो डिस्कस हो गए हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई देखो, एक लाइन ये है जो एक दूसरे को लेफ्ट में या राइट में कितना ही बढ़ा लो नहीं मीट करेंगी, तो इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दूसरी लाइन एक ये है और ये है, इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और पेयर ऑफ एंगल, वैसे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल भी आता है इसमें, जो हमने अभी बताया था आपको, लीनियर पेयर भी आता है पेयर ऑफ एंगल में। पेयर ऑफ एंगल में एडजेसेंट एंगल आता है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब पेयर में ही होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 होता है, दो एंगल का सम। ये पेयर ऑफ एंगल्स में आते हैं। तो एडजेसेंट एंगल मैं आपको बता चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल भी बता चुका हूं। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे मान लो ये दो एडजेसेंट एंगल होता है लीनियर पेयर कुछ इस तरह से, ये एक रे है, एक लाइन है, लाइन पर एक पॉइंट है मान लो O, और एक रे ऐसे निकल रही है, लाइन का नाम मान लो AB है, रे जो जा रही है वो मान लो OP जा रही है ना। तो एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है, तो इस रे के इस तरफ जो एक एंगल बन रहा है और एक इस तरफ बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं, क्योंकि एक लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह का एडजेसेंट एंगल जो एक लाइन पे खड़ा होता है रे, तो ये तो कॉमन आर्म हो गई।
आपको मैंने बताया था ना एडजेसेंट एंगल में एक आर्म कॉमन होती है, तो कॉमन आर्म तो ओपी हो गया और नॉन कॉमन हो गया ओए और ओबी। तो अगर ये एक रे पे खड़ी है तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल और इनका सम 180 होता है, क्योंकि एक लाइन पे जब ये रे स्टैंड करती है तब। तो ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है जिसमें हम बीओपी एंड एओपी कह सकते हैं, बीओपी एंड एओपी। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है, मतलब एंगल बीओपी प्लस एंगल एओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और कौन से टर्म्स हैं जो छूट रहे हैं? इसके अलावा आपके सिलेबस में एक्सियोम 6.1 है, इसमें अभी जो मैंने बताया था एक्चुअल में वो एक्सियोम ही बता रहा था लीनियर पेयर वाले में। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये तो बता रहा था अभी। अगर एक लाइन है, मान लो ये ए बी, और इस पर एक रे स्टैंड करती है, ऐसे देखो रे का नाम मैंने ओपी दे दिया। तो ये क्या बोला, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इस लाइन पर एक रे है, देन सम ऑफ, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि आपको समझा चुका हूं एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसका कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स यहाँ ओ है और कॉमन आर्म है जो कि ओपी है। तो ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 होता है। एंगल ए, इसे लीनियर एक्सियोम 6.1 कहेंगे या लीनियर पेयर एक्सियोम कहेंगे। एंगल एओपी प्लस एंगल बीओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम जनरली इस्तेमाल कर लिया करेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, उसके बाद इसका कन्वर्ज है। अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 हो, मान लो दो एडजेसेंट एंगल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रेट लाइन है, अभी हम ये नहीं कह रहे स्ट्रेट लाइन है, बस हम दो एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, ए ओ बी बी ओ सी। यहां पर दो एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल एओबी है और दूसरा बीओसी है। अगर इन दोनों का सम 180 है, देखो यहाँ इफ लिखे, इफ मतलब अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो एक्सियोम 6.2 ये कहता है कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है जो कि ओए और ओसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 6.1 का उल्टा, उसमें लाइन पहले बोल दिया, लाइन पर अगर एक रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल सम 180 होगा, वो 6.1 था। यहां ये कह रहे हैं कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। दोनों में ध्यान रखना है इफ और देन का। अगर ये सम 180 है देन AOC इज अ लाइन, AOC इज अ लाइन। हर थ्योरम में दो चीजें होती हैं, एक इफ होता है और एक देन होता है। इफ अगर है तो देन होगा। इफ ये कि अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल सम 180 है तो देन यानी थ्योरम कहता है कि AOC एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि OA और OC जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। और पिछले वाले जो एक्सियोम में क्या था, थ्योरम हो या एक्सियोम हो, इफ या देन तो होता ही है। इसमें था इफ ये जो एक स्ट्रेट लाइन हो, AOB इज अ लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन या लाइन हो, तो देन इन एडजेसेंट एंगल सम 180 होगा, ये लिखा हुआ। देन एंगल AOP प्लस BOP 180 डिग्री का। तो एक दूसरे का कन्वर्ज हुआ कि नहीं हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उसमें जो इसमें जो इफ है वो उसमें देन हो गया है, जो इसमें देन है वो उसमें इफ हो गया है। तो 6.1 एक्सियोम और 6.2 एक्सियोम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ भी। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जैसे देखो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, A B
सी डी और इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला वर्टिकली अपोजिट इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब इसे हम प्रूफ भी कर देते हैं। 1 2 3 4। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान है प्रूफ करना। पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल 1 है इक्वल है 3 के, क्योंकि 1 का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है और एंगल 2 इक्वल है 4 के, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते हैं नीचे। देखो ये बी सी डी एक लाइन है और ये रे खड़ी है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 होगा, एक्सियोम 6.1। क्योंकि एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। इसको कहेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम, 6.1 एक्सियोम भी कह सकते हैं। तो अब इसी तरह से एंगल 2 प्लस 3, क्योंकि ये भी एक लाइन है और ये एक रे स्टैंड करती है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियोम। दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होंगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, भाई इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। तो 1 प्लस 2 इक्वल हो गया 2 प्लस 3 के, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 3। ये लो पहला प्रूफ कर दिया। और दूसरा भी इसी तरीके से प्रूफ होगा। अब हमें 2 और 4 को इक्वल दिखाना है, तो ऐसा करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम से, है ना। और 1 प्लस 4 भी 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम यानी 6.1 एक्सियोम। दोनों 180 के बराबर है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ हो गया। तो ये आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए हमने आपको ये समझा दिया है कि ऐसे प्रूफ करना है इसको। इकलौती बेचारी एक थ्योरम बची है इस चैप्टर में जो प्रूफ करने के लिए आती है। पहले तो और भी बहुत सारी थ्योरम थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल था, और भी बहुत सारी थ्योरम थी। इसके बाद थ्योरम 6.6 है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी अगर दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। थ्योरम नंबर 6.6 है ना इसका बुक में। तो देखो ऐसे है, मान लो एक लाइन है ये जो कि L है और ये लाइन है M और ये लाइन है LMN। तो अगर देखो इफ थ्योरम में कहता है इफ L पैरेलल है M के एंड N भी पैरेलल है M के, यानी दोनों लाइनें एक ही, ये L भी M के पैरेलल है और लाइन N भी M के पैरेलल है। तो अगर दोनों एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं तो आपस में भी पैरेलल होती हैं, देन ये कहता है कि L पैरेलल टू N। ये है थ्योरम 6.6, यानी अगर दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। यहाँ पे लाइन L और लाइन N दोनों M के पैरेलल थी, इसलिए आपस में भी पैरेलल है। ये थ्योरम 6.6 है। एक्सरसाइज 6.1 है बच्चों। यहाँ पर देखो इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। देखो यहाँ लाइन है एक AB और एक CD जो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल AOC प्लस BOE, AOC ये वाला एंगल प्लस BOE ये वाला, इन दोनों एंगल का सम 70 दिया हुआ है। BOD ये वाला है जो कि 40 दिया हुआ है। फाइंड BOE, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स COE,
देखो COE तो ये है, पर रिफ्लेक्स इधर वाला होगा, रिफ्लेक्स हमेशा 180 से बड़ा होता है। तो जो COE निकल कर आएगा ना, ये जो COE ये निकल के आएगा, तो इसका रिफ्लेक्स ये वाला होगा। तो पहले COE निकाल लेंगे, तो 360 में से माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। अब चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। पहले आप इसके गिवन को प्रॉपर लिखोगे जो गिवन है क्वेश्चन में, फिर आप जो फाइंड करना है उसे 2 फाइंड करके लिखोगे यहाँ बुक देखकर। मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये जो तीनों एंगल हैं, जैसे ये वाला एंगल 40 का है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल ये वाला AOC, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल AOC आ गया 40 का। अब यहां पर देखो इन दोनों का सम 70 है, तो AOC 40 है तो ये 30 आ जाएगा माइनस करके, है ना। तो एंगल AOC प्लस BOE का सम 70 दिया हुआ है, ये तो गिवन है। आप AOC के यहाँ 40 रख दो, 40 प्लस BOE बराबर 70, BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, थर्टी आ गया। BOE की वैल्यू 30 है, देखो ये रहा, BOE 30 आ गया। तो BOE तो फाइंड करना था, ये रहा। अब COE फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्स। तो ये ना COE को फाइंड करने का एक तरीका है कि हम स्ट्रेट एंगल का इस्तेमाल कर लें। ये दोनों एंगल एक है और ये वाला, इनका सम 180 होगा। स्ट्रेट एंगल बन गए ना, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, एक ही पॉइंट पर। लेकिन तो इसके दूसरे पार्ट, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, इनका सम 180 होगा, इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। तो AOC हमने फाइंड कर रखा है 40 का, COE फाइंड करना है और BOE 30 का बराबर 180। तो ये 70 उधर माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 70, तो COE आ गया 110 का। तो ये जो COE ये वाला है, ये 100 का, लेकिन हमें उसका रिफ्लेक्स चाहिए, तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा। रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स एंगल COE 360 माइनस 110, 250। ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हर जगह रीजन लिखना है आपको, जो भी यूज करो उसका रीजन लिखो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये देखो XY एक लाइन है और MN एक लाइन है और ये XY एक लाइन है जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल POY, ये POY जो दे रखा है 90 का दे रखा है, और A/B, इन दोनों एंगल का रेशियो 2/3 है और C फाइंड करना है। तो देखो ये जब XY एक लाइन है तो अगर POY 90 का है तो POX भी 90 का होगा, क्योंकि ये दो एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 होगा एक स्ट्रेट लाइन पे, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे XY एक स्ट्रेट लाइन है और OP एक रे है, लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो पहले हम POX निकाल लेते हैं।
आपको प्रॉपर लिखना है गिवन क्या है, यहां से देख के क्या फाइंड करना है, फिर सॉल्यूशन। देखो मैंने POX निकालना है, POX होगा 180 माइनस POY लीनियर पेयर एक्सियोम से, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियोम से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना XY, देखो XY एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे रे OP स्टैंड करता है, तो इसके दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये माइनस कर दोगे 90, तो ये बचेगा 90। POX 90 है, लेकिन POX जो बन रहा है वो A और B से बन रहा है। एक तरह से A और B का जो रेशो दे रखा है 2:3 दे रखा है ना, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट A वाला 2x एंड B वाला 3x, तो ये A प्लस B का सम कितना 90 है ना, ये POX मतलब A प्लस B, तो A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू 3x बराबर 90, तो 5x बराबर 90, x बराबर 90 अपॉन 5 18, तो एंगल A जो आएगा 2 इंटू 18 36, एंगल B जो आएगा 3 इंटू 18 54। अब देखो C निकालना है आपको, तो ये फिर से एक लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि ये MNB तो एक लाइन बोल रखा है, अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है तो दोनों जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, इसे लीनियर पेयर एक्सियोम कहते हैं, हमने पहले पार्ट में भी यही यूज किया है। तो एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब B तो हमने 54 फाइंड कर रखा है और C निकालना है। दस में से 4 गया 6 और 7 में 126, तो C की वैल्यू 126 आ गई भाई, C तो फाइंड करना था, है ना, ABC तीनों मिल गए आपके। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल PQR, एंगल PQR दिस, ये एंगल इक्वल है एंगल PRQ के, PRQ के, ये दोनों एंगल इक्वल है और हमें प्रूव करना है एंगल PQS, ये बाहर वाला एंगल इक्वल होगा एंगल PRT के, इस बाहर वाले एंगल के, मतलब ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाना है और ये एंगल दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ नेमिंग कर दूं 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 को इक्वल दिखाना है ना, यही तो है एक तरह से क्वेश्चन, तो बहुत इजीली होगा, ये लीनियर पेयर एक्सियोम से हो जाएगा सॉल्यूशन में। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिसे हम ये QR और PRQ कह रहे हैं, एक तरह से गिवन है, ठीक है, और एंगल 1 को हम और क्या लिख सकते हैं लीनियर पेयर से, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 3, क्योंकि देखो ये 1 प्लस 3 180 होगा, तो एंगल 1 की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस 3 एंगल 3 लीनियर पेयर एक्सियोम से, और एंगल 2 को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 4, 180 माइनस एंगल 4, दोनों में एक ही चीज रहेगा लीनियर पेयर एक्सियोम। अब देखो ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू माइनस एंगल 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देखिए कितना आसानी से आया लीनियर पेयर एक्सियोम को लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में बच्चों देखो यहां पर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई, ये वाला
एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। ये इक्वल दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है। देखो ए ओ बी अगर एक लाइन है तो हमें या तो x प्लस वाई का सम 180 दिखाना चाहिए या w प्लस जेड का सम 180 दिखाना चाहिए, क्योंकि लीनियर पे एक्सियोम का जो कन्वर्स था उसमें ये कहा था अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो ये x और y दोनों का सम 180 अगर हम दिखा देते हैं तो इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो OA और OB है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, है ना। दो थ्योरम है, एक्सियोम है। पहला, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करता है तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम, जो पिछले वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। यहां क्या करना है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 दिखा दें तो उनकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो ये वो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू, ये चारों एंगल को अगर प्लस कर देंगे तो 360 हो जाएगा कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में से किसी एक को दूसरी की जगह पर लिखा जा सकता है। तो हम w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, दोनों 2 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा, अब x प्लस वाई का सम 180 दिखा दिया और ये एडजेसेंट एंगल है, तो वही जो आप जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था एक्सियोम की, ये देखो, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non common arm of the angle form a line, है ना। तो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये देखो, ये दोनों x प्लस वाई का सम 180 है तो इसकी जो कॉमन आर्म है वो तो OC है, लेकिन नॉन कॉमन आर्म है OA और OB, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और AOB एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये प्रूव करना था। Therefore by converge of linear pair axiom, by converge of linear pair axiom, या फिर axiom आप axiom 2 है या 6.2 है, 6.2 axiom 6.2 AOB is a line, बस नॉन कॉमन आर्म की स्ट्रेट लाइन बनाती है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। देखो ये POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये रे OR है जो कि परपेंडिकुलर है PQ पर। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OS एक दूसरी रे है जो OP और OR के बीच में है। प्रूफ करना है ROS, ये जो एंगल है हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये वाला जो एंगल है दिस वन, इसको प्रूव करना है कि ये हाफ होगा QOS, ये बड़े वाले एंगल के, माइनस POS इस वाले एंगल के, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी हम देखो ये जो OR परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल QOR है और ये POR है दोनों इक्वल होंगे, 90 डिग्री ईच होंगे, है ना, वो परपेंडिकुलर होने की वजह से। बिकॉज OR परपेंडिकुलर है PQ पर, इसलिए एंगल QOR इक्वल POR 90 डिग्री ईच।
ठीक है। और अब हमें जो फाइंड करना है ROS, तो देखो ये जो POR है इसको हम लिख सकते हैं POS माइनस ROS, मतलब सॉरी ROS को हम लिख सकते हैं, देखो ROS को क्या लिख सकते हैं, जो ध्यान से देखना, ROS को हम लिख सकते हैं POR माइनस POS, POR माइनस POS, पूरी तरह से फिगर से दिख जाएगा आपको, देखो ध्यान से देखना, ये है ROS। तो इस पूरे में से POR में से ये POS माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा ROS, है ना। तो लिख सकते हैं ना हम इसको, ROS को लिख सकते हैं ना POR माइनस POS, तो ROS ये है और ये पूरा है, इस पूरे में से इतना माइनस करोगे तो इतना ही तो बचेगा मेरे भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें रिस्पांस देने में, है ना। अगर कोई डाउट है तो अलग बात है। देखो इस पूरे बड़े वाले एंगल में से अगर ये छोटा वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा ROS, तो वही तो लिखा है मैंने, ROS इक्वल टू POR माइनस POS। अब क्यों लिखा है उसका एक रीजन ये है कि मुझे यहाँ ROS दिख रहा है, तो मैं तो इस टारगेट को कर रहा हूं ध्यान में रख के। अब ये जो POR एंगल है, POR ये जो है QOR के इक्वल है, तो अगली लाइन में POR की जगह QOR लिख दूंगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच वाले हैं। तो ROS इज इक्वल टू हो जाएगा, POR की जगह लिख दो क्या, QOR माइनस POS। अब देखो POR की जगह QOR रखा है, 90 डिग्री ईच है दोनों, इसलिए ऊपर भी दिखा रखा है ये QR और POR बराबर है। अब देखो हमारे टारगेट को देखो जरा, ROS चाहिए आ रहा है, POS चाहिए आ रहा है, बस ये QOS चाहिए जो कि हमारे पास QOR है। तो देखना जरा QOR से QOS कैसे मिल सकता है, QOR और QOS, यानी ये ROS अगर दोनों में इसमें QOR में ऐड कर दें तो ये QOS बन जाएगा। देखो गौर से देखना, ये है आपका QOR, है ना, और इसमें और प्लस कर दिया ROS, तो क्या बन जाएगा QOS। तो इसमें हमें दोनों साइड में ROS प्लस करना है, जब भी इक्वेशन में प्लस करेंगे दोनों साइड में करेंगे, तो एडिंग ROS टू बोथ साइड, तो ROS प्लस ROS, इसमें ऐड करना है QOR प्लस ROS माइनस POS, ये मेन ट्रिक है ऐड करने वाली। ये 2 ROS हो गया क्योंकि दोनों तरफ ऐड किया था ना ROS, और इन दोनों को ऐड करके मैंने आपको बता ही दिया कि QOS बन जाएगा, ऐड भी इसीलिए किया था ताकि QOS बन जाए माइनस POS। अब ये 2 इधर आएगा तो हाफ हो जाएगा, हो गया प्रूफ। तो ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, हो गया प्रूफ। मतलब ये क्वेश्चन ना पूरी तरह से फिगर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट सही से क्वेश्चन को देख लो यार, कौन सा एंगल किसके रिलेशन में लेके आना है वो ध्यान देना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। पहले XYZ बनाते हैं बच्चों एक एंगल ऐसे, XYZ एंगल XYZ 64 का है,
और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को आगे पी तक बढ़ा रहे हैं, लो पी तक बढ़ा दिया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर ड्रॉ कर दिया। रे ओ क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक एंगल है, ये जो रे है ओ ये बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू, वाई क्यू इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जितना भी है उतना भी ये वाला भी है, सब कुछ क्वेश्चन बोला हुआ है, ये लिखा ना वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये लिखा हुआ है। तो अब ये 64 है, अब ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसलिए अब फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, यानी ये फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी जितना भी आ जाएगा उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे। बहुत इजी है, बस फिगर ड्रॉ करने तक आपको इसमें दिमाग लगाना है। अब एक बात बताओ, ये जो दो एंगल है एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी, इनका सम 180 होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि एक्स वाई पी तो एक लाइन है ना, एक्स वाई पी, तो एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियोम। अब एक्स वाई क्यू जो है इसमें दो एंगल हैं, 64 प्लस एक्स है और क्यू आई पी भी एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2x 180 माइनस 64, तो ये 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 116, 58 डिग्री का x आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, तो ये 64 प्लस 58 से आएगा, 8 4 12 का 2 कैरी वर्ड 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। और हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो ये क्यू वाई पी ये तो 58 का है, तो रिफ्लेक्स करोगे तो 360 में से माइनस करोगे, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी 360 माइनस 58 302 302 डिग्री का हो गया, है ना आसान। बस फिगर ड्रॉ करने तक दिक्कत है आपको, फिगर ध्यान से ड्रॉ कर लो हो जाएगा काम। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 6.2 और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल में, एक तरह से देखा जाए तो ये जो ए बी है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ई बी सी डी के पैरेलल है, सॉरी ई एफ और ए बी सी डी पैरेलल, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे क्योंकि सी डी दोनों में कॉमन आ रही है ना, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे, एक तरह से तीनों लाइनें पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था थ्योरम, यानी जो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती है, आपकी इसी चैप्टर का थ्योरम है। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, और ई एफ पैरेलल टू सी डी ये भी एक तरह से गिवन है, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों लाइनें पैरेलल हो गई, लाइंस दिस आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब आपको y और z का रेशियो दे रखा है 3:7, तो जब ये सभी लाइनें पैरेलल हैं तो देखो जितना x होगा उतना ही z होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से,
भाई बीच में लाइन भूल जाओ, मान लो कि ए बी और ई एफ पैरेलल है तो ये जेड बना रहा है, तो एक्स और जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। तो यहां लिख दो एक्स बराबर जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो y को अगर आप 3a मानते हो, लेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7a, z इज इक्वल टू 7a, y 3a है और z 7a है। तो अब z 7a है इसलिए x भी तो 7a होगा क्योंकि x और z इक्वल है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप ये सोच रहे हो कि सर x के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, x को क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि मेरे भाई ये जो x और y है इनका एक रिलेशन आ रहा है कि इनका सम 180 होता है। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है अगर लाइन पैरेलल हो। तो लाइन तो पैरेलल है ही ए बी और सी डी, ऐसे इस पैरेलल लाइन है, ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। इसीलिए मैं x और y पे फोकस कर रहा हूं, इसीलिए मैं z को x के बराबर बता रहा हूं, क्योंकि z के बारे में तो पता है कि वो 7a हो जाएगा, तो x भी तो पता होना चाहिए तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। अब x की वैल्यू 7a, y की वैल्यू 3a, 180 डिग्री, tan a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10 और 0 0 कर गया, तो a इज इक्वल टू 18। तो इस हिसाब से x जो आएगा 7 इंटू 18 126 और y आएगा 3 इंटू 18 54 और z भी जितना x है उतना ही आएगा, z भी 126 होगा क्योंकि z x इक्वल है, तो हमें x ही फाइंड करना था। तो बहुत आसानी से हो रहा है। दो चीजें यहां हो रही हैं, बल्कि तीन चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि अगर दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल होंगी, इस वजह से तीनों पैरेलल हो गई। दूसरी चीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x और z इक्वल हो रहे हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल की लग रही है। कुल मिला के तीन प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये तो आसान सा क्वेश्चन है यार, क्योंकि इसे पहले ही दिया हुआ है ना कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये लाइन ए बी और ये सी डी पैरेलल है। तो अब इसमें बाकी और एक और चीज ई एफ परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। एंगल जीईडी की वैल्यू 126 दी हुई है, एंगल जीईडी, एंगल जीईडी की वैल्यू 126 दी हुई है। इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अब एंगल एजीई ये निकालना है, तो एजीई तो जीईडी के बराबर ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिख रहा है तो। और जीईएफ, जीईएफ, जीएफ ये निकालना है तो 126 में से ये 90 माइनस होगा, ये आ जाएगा, फिगर से दिख रहा है भाई। ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो 126 माइनस 90 36 आ जाएगा। और एफ जीई ये लीनियर पेयर से आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी। तो चलो पहले हम निकालते हैं एजीई, एंगल एजीई इक्वल टू जीईडी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए एजीई आ जाएगा 126 का। ठीक है, एजी। अब जीईएफ फिगर से दिख रहा है, वो एंगल जीईएफ अगर निकालना है तो 126 माइनस 90 है ना, मतलब एंगल जीईडी माइनस एंगल एफईडी,
चाहो तो फिगर में लिख देता हूं मैं, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, तो 126 माइनस 90, 36। अब बचा एक एफ जी ई, वो लीनियर पेयर से आ जाएगा। एफ जी ई होगा 180 माइनस ए जी ई के, ए जी ई के लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एक्सियोम, तो 180 माइनस 126, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54। लो जी सब आ गए। तो कुछ नहीं था इसमें, कुछ खास दम ही नहीं था इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इंपॉर्टेंट वन भी है। देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल दिया हुआ है एस टी के, यानी ये जो पी क्यू लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर 110 का दिया हुआ है, और आर एस टी ये 130 का दिया हुआ है, काफी दूर दूर लिखे हुए हैं। फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं आर एम। कंस्ट्रक्शन ये है, मान लो आर एम, चाहे तो पी क्यू के पैरेलल खींच लो, चाहे एस टी के, किसी एक के पैरेलल खींचना पड़ेगा, ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन होगा। गिवन टीपी आप लिखिएगा, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। आर एम पैरेलल टू पी क्यू ड्रॉ किया, उसके बाद अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखो यहां पर देखो बेटा, ये जो पी क्यू है इसको हमने पैरेलल किया आर एम के, और पी क्यू पहले से ही पैरेलल है एस टी के, बाई कंस्ट्रक्शन है ये तो, और ये गिवन है। तो कहीं ना कहीं आर एम भी पी क्यू पैरेलल है, एस टी भी पी क्यू के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल हो गए। थिंग्स लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, तो आर एम पैरेलल टू एस टी। अब निकालना आसान है, क्योंकि अब एक तरह से तीनों लाइनें पैरेलल हो गई एक दूसरे के, हमें यही तो निकालना है, ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकलेगा। पहले तो ये वाला एंगल जो है प्लस ये वाला एंगल, इनका सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल से, तो ये 130 है तो ये 50 आ जाएगा। फिर जितना ये होगा उतना ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये 60 आ जाएगा, क्योंकि 110 में से 50 माइनस कर देंगे, है ना आसान आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो देखो सबसे पहले ये वाला निकाल लेते हैं, एस आर एम, एंगल एस आर एम होगा 180 माइनस कितना ऊपर वाला 130, रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, तो एस आर एम 50 का आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल है पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर एम के, एंगल क्यू आर एम इक्वल पी क्यू आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्यू आर एम में दो एंगल हैं, एक ये 50 वाला है और एक ये क्यू आर एस वाला है। क्यू आर एम बड़ा हो रहा है ना एंगल, तो उसमें क्यू आर एस भी आ रहा है और एस आर एम भी आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंगल क्यू आर एस इसको प्लस एस आर एम की वैल्यू 50 फाइंड कर लिए, 50 रख दो, और पी क्यू आर की वैल्यू 110 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50, तो 60 डिग्री का आ गया। कितनी आसानी से आ रहे हैं, बस प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार हो, खुले माइंड से काम करो, सब आसान लगता है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन में ही है बच्चों। देखो यहां पर
ए बी पैरेलल है सी डी के दिया हुआ है, इस वजह से बच्चों ये वाला एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये वाला एंगल 127 है अगर मान लो पी आर डी, तो ये पूरा भी तो 127 होगा, जेड बन रहा है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आ गया भाई, एक्स हो गया 50 और वाई जो होगा इन दोनों का सम करके 127 आएगा तो वाई आ जाएगा, बस यही तो फाइंड करना था। यानी दो बार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ये एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। तो x इज इक्वल टू 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो वाला भी जो है 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। अरे आपको अगर समझना है तो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ऐसे, ये ए बी तो सी डी के पैरेलल है ही, तो देखो ये जेड बनाता हूं मैं, ये देखो तो x हो गया इस 50 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, और दूसरी तरफ जेड बनाता हूं मैं, तो ये देखो ऐसे, तो यहां पर y को क्या करना है, बस 127 माइनस 50, 7 और 7 आंसर आ गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी दो बार लग गई भाई। नेक्स्ट, यहां पे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है आपने। दो मिरर है पी क्यू एंड एस आर एस आर टू मिरर, ये जो पी क्यू एक मिरर है और आर एस भी एक मिरर है, और ये पैरेलल है, मिरर के पीछे पॉलिश है ताकि मिरर बन जाए, ग्लास ना बन जाए, और ये भी, ये पैरेलल है एक दूसरे के मिरर, और एक लाइट है जो ए बी है, इंसिडेंट होती है, टकराती है मिरर से, ऐसे आती है बी सी के रास्ते, फिर टकरा के सी डी के रास्ते चली जाती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ये दोनों मिरर पैरेलल है, यानी पी क्यू और आर एस पैरेलल है, और ये लाइट टकराती है ए बी, इंसिडेंट करती है, फिर यहाँ से टकरा के इधर आती है, मिरर से टकराती है फिर से, और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी रे है वो सी डी के पैरेलल है, ये लिखा हुआ, प्रूव दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ना लाइट चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 7th में था लाइट का चैप्टर, वो मैं आपको समझा देता हूँ जो इसमें अप्लाई हो रहा है। देखिए मान लो ये कोई मिरर है और इस पे ऐसे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल अगर खींच दिया जाए 90 डिग्री के एंगल के साथ, जो होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है आई और ये जो एंगल बनता है आर इक्वल होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लॉ था, और दूसरा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दो पॉइंट थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो हमें इसकी जरूरत है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो जाएगा। अब ये यहाँ अप्लाई होगा कैसे, देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। ये जो लाइट ए बी टकराई और ये बी सी के जरिए गई, तो ये बी पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल खींच देता हूं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू 2 के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। यहां भी एक नॉर्मल खींच देता हूं, तो ये वाला एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जो यहां पे बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो जो हमने ये नॉर्मल खींचा है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, आप समझना, नॉर्मल का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री खींचा आपने, ये भी 90 डिग्री खींचा है आपने, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर से है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो होंगी ना, जैसे इसका नाम दे दिया हमने बी एम सी एन, तो बी एम और सी एन भी आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ये बात हमें समझानी पड़ेगी आपको।
चलिए, तो गिवन लिख देते हैं प्रॉपर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन है, एक तो ये नॉर्मल डालना है, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ड्रॉ लिख देते हैं, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड, और ये बी एम सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ये दो चीजें परपेंडिकुलर है, ये 1TP कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो BM है वो CN के पैरेलल होगा, कैसे, वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये एंगल जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री का हमने ड्रॉ किया है, तो कोई इंटीरियर एंगल ये भी 90 होगा, है ना, और कहीं ना कहीं हमने ये 90 पहले से ड्रॉ कर रखा है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, हम इस 90 को ना देख के हम इधर 90 देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, मान लो ये पूरा जो एंगल है 5 है, देखो एंगल 5 मतलब ये बड़ा वाला एंगल, और ये 6 90 का आ जाएगा, 7 भी 90 का ही है, तो 6 और 7 अगर इक्वल हो गए तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो लाइन पैरेलल होती है। यहाँ प्रॉपर्टी लग गई, एक लाइन है, ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं, मतलब सॉरी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये BM और ये CN पैरेलल होंगी, बस चाहे से आप एक्सप्लेन करो, समझाओ या नहीं, वो है ही पैरेलल। देखो वही बात समझा रहा हूं मैं, एंगल 5 होगा 90 डिग्री का बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और एंगल 6 जो होगा 90 डिग्री का को इंटीरियर एंगल से, एंगल 6 होगा 90 180 माइनस 90 को इंटीरियर एंगल से, तो एंगल 6 भी 90 का आ गया। एंगल 7 भी 90 का दिया हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया, मतलब बनाया उसको परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं एंगल 6 और 7 इक्वल है, 90 डिग्री ईच है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब ये है BM पैरेलल टू CN, BM पैरेलल टू CN। ये इतना सारा फालतू का जो रायता फैलाया है ना, सिर्फ इसको समझाने के लिए कि BM CN के पैरेलल कैसे है। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे तो वो भी आपस में पैरेलल ही होंगे, ये एक स्टेटमेंट से भी कर सकते थे, यहां हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये पहले जिक्र किया था मैंने आपसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो ये जो एंगल 2 है ये पूरे ABC का हाफ माना जाएगा, या एक मिनट रुको, ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है या नहीं है, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल तो दिखाया ना, इसीलिए दिखाया था वो। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब 2 जो है पूरे का हाफ है, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो 2 है हाफ ऑफ ABC, हाफ ऑफ एंगल
ABC, और 3 जो है हाफ ऑफ एंगल BCD, है ना भाई। भाई 3 और 4 इक्वल है यानी 3 पूरे का आधा है, 1 और 2 इक्वल है यानी 2 जो है उस पूरे का आधा है। पूरा मतलब एंगल ABC है, यहाँ पूरा एंगल BCD है, तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, तो एंगल ABC इक्वल है एंगल BCD के। देखना अब एंगल ABC ये वाला है, BCD ये वाला है, तो इसका मतलब ये Z बन रहा है। देखो Z बना दिया। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, दे आर ऑल्टरनेट एंगल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए AB पैरेलल टू CD, इसलिए AB पैरेलल टू CD। अब इस क्वेश्चन में देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लग गया, फिर 2 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगाई, फिर ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। ये जो इतना एक्स्ट्रा काम किया हुआ है मैं इस पे फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं। इसमें इसकी जगह पे आप एक लाइन लिख सकते हो, जब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में 2 परपेंडिकुलर होते हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। द परपेंडिकुलर बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। वो उसी बात को मैंने यहाँ प्रूव कर दिया ताकि बच्चे ये ना सोचे कि यार बस बोल दिया कैसे है पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपका ये शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।